ओम सैनी साहब माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा, क्योंकि यशोदा जी आ गए थे, इनके चैनल, इनका जब नेट कनेक्शन मिल जाए यही बहुत बड़ी बात होती है। एक जो पाशा साहब ने बताया, नेपाल के आंकड़े ये हैं कि जो उनके बाहर लोग काम कर रहे हैं वो अपनी कुल जीडीपी का 33% से ज्यादा उनका पर्सनल रेमिटेंस आता है। उनका जीडीपी में जो एक कंट्रीब्यूशन है, बाहर से जो पैसा आ रहा है वो 33% से ज्यादा का है। पूरी तरह से निर्भर करते हैं बाहर के उस पर। मैं ये बात इसलिए आपके सामने ला रहा हूं कि ये एक बड़ा प्रश्न है। दूसरा एक ये प्रश्न है कि वहां पे नेपाल में कहने को वो दोनों चीन के साथ हैं, यहां पे कहा जाता है वो दोनों कम्युनिस्ट सरकारें हैं। चीन अब कोई कम्युनिस्ट मॉडल तो रह नहीं गया है। चीन का मॉडल, कम्युनिस्ट मॉडल जो हम लोग समझते थे 40-50 साल पहले, वो मॉडल तो नहीं रह गया है। जिस कम्युनिज्म को हम समझते थे, जो मार्क्स और लेनिन का कम्युनिज्म था, अब तो ये कोई और कम्युनिज्म और कोई और कैपिटलिज्म हो गया है। मैं इस पे आपसे एक वो पूछना चाहूंगा कि अगर एक देश जो पूरी तरह से निर्भर है, बाहर लैंड लॉक्ड है, बाहर लोगों से निर्भर है, वहां पे अगर ये बच्चे कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो ये सुलगते 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 ये बात हुई है, ट्रिगर हुआ है। और श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भारत में जो बार बार अब हल्ला मचना शुरू हो गया है कि सीआईए और देखिए अब हमारे ऊपर करने वाला है, हमारे ऊपर करने वाला है। क्या देश में जो जिस तरह की हम लोगों के यहाँ भी लोगों के बीच में गुस्सा है, बेरोजगारी है, उसकी वजह से जो जो बीजेपी के जो भी लोग हैं वो उससे परेशान है, मोदी मीडिया परेशान है कि जो दिखा रही, कल चौधरी जी दिखा रहे थे कि कितना ट्रम्प थर थर घुटनों पे आ गए हैं और मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया है। हाँ नहीं, कल का उनका कल शाम का कार्यक्रम था। आज मुझसे कोई सुबह बहस कर रहा था कि चौधरी जी तो डीडी के जो हेड हो गए हैं वो अपना ही कार्यक्रम कर रहे थे कि क्या क्या। ओवरऑल आपसे सैनी साहब, आप इतने वरिष्ठ हैं, देखिए, ओवरऑल समझते आप जी। धन्यवाद आनंद जी। देखिए, नेपाल को समझने के लिए जरा ये समझना पड़ेगा कि नेपाल के 75 जिले कैसे, किस तरह की बसावट में है। और नेपाल में अगर कोई टेंशन रहा है तो मदेशियों के साथ में ही हुआ है, व्यापार के संबंध में लेकर के। वरना नेपाल अपने आप में ये राजशाही से मुक्ति के लिए जो इनका आंदोलन चला और 2008 में जो इस तरीके से सारे सीन बन के आए, वो बहुत अलग किस्म से एक बेटर डेवलपमेंट की ओर जाने का सिलसिला था। लेकिन सत्ता में बने रहने की चाह, जो हम देख रहे हैं कि ये हमारे साउथ एशिया में आजकल एक बीमारी है कि अब जहाँ आप जमे हैं वहां जमते चले जाइए और उसके बाद में जो कुछ आप बोलते हैं उसके विपरीत सब कुछ करते चले जाइए। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी को सन 80 से जब पैदा हुई थी तब से देख रहा हूँ, और इन्होंने चाल चरित्र चेहरा बदलने की बात की थी और आज ये कैसे नजर आते हैं, इस पे बड़ा आक्षेप होता है। ठीक यही बात ये जो 17 प्राइम मिनिस्टर बने हैं और 14 बार जो कुछ हुआ है उसमें देखने में मिला है। तो 200 पे तो ये अच्छा। दूसरा, इतना ये सहज नहीं है कि चीन के बारे में जो आपकी टिप्पणी जरा उस पर भी एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में मार्क्सिज्म कोई ठहरा हुआ पानी नहीं है। वो अपने को अपडेट करता है और वक्त के मुताबिक इस बाजार अर्थव्यवस्था में कैसे टिका जा सकता है, उसका एक बेहतरीन मॉडल है चीन। और उसने उसने बताया कि अगर बाजार का सिलसिला भी करोगे, हम किस तरीके से अपने आप को बदल करके और कम्पीट कर सकते हैं और कैसे आपको दिन में तारे दिखा सकते हैं, इस तरह की बात उनके दिमाग में है। ये मैंने देखा है। मैंने जिस तरीके से होचिमिन ने वियतनाम में करके दिखाया, कास्ट्रो ने क्यूबा में करके दिखाया, और चे गुवेरा कास्ट्रो ने, और उसी तरीके से माओ से तुमने चाइना में करके दिखाया, जिसको अफीमचियों का मुल्क कहा जाता था। और आप देखिए कैसा है। तो ये वक्त के साथ साथ में चीजों को बदल करके अपने आप को स्थापित करने का है। डीप स्टेट के बारे में जरा थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि ये जिस तरीके से अमेरिकन नीटो नाटो के मुल्क जिस तरीके से नव आजाद मुल्कों में अपने आप को स्थापित करने की और अपनी किस्म की सरकारें चाहने की, अपने किस्म के बाजार चाहने की जो कोशिश करते रहे हैं, जो अभी शाह साहब वो आपका शाह साहब बोल रहे थे, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। कुछ क्रोनोलॉजी में नहीं बोल पाया बस, बाकी तो ये ठीक है। और अभी जो हो रहा है ये एक ऐसी अराजक भीड़ है जो जो बड़ी रोमांटिक है, जो बड़ा लेकिन परेशान है, बेरोजगार है। उसी तरीके से जैसे हम अपने यहाँ देखते हैं कि बेरोजगारी का सिलसिला और महंगाई का सिलसिला जिस तरीके से हो रहा है, उससे मुक्ति का प्रयास करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन एकजुट नहीं हो पाते हैं। और जब भी एकजुट हो जाते हैं तो इंडिया गठबंधन बन जाता है
या एनडीए बन जाता है। और जब इंडिया गठबंधन बन जाता है तो राहुल गांधी सारे 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 सवालों के जवाब देने के लिए बाध्य कर देते हैं सत्ता को। वो का वो सिलसिला मुझे लगता है कि नेपाल में हो गया है। और ये आगजनी ये सब तो देखिए, बिगिनिंग में जब कुछ करते हैं और आपके पास में जब कोई गाइडेंस नहीं होती है, और जो गाइडेंस का जरिया था उसको जब बेंड कर दिया जाता है, तो उसके बाद में तो चीजें बड़े अलग तरीके से होगी। और जो नफरत है सत्ता के प्रति लोगों की, वो तो प्रकट हुई है कि किस तरीके से किक मार रहे हैं और जिंदा जला रहे हैं, मकान जला रहे हैं, अपनी संपत्ति नष्ट कर रहे हैं। ये सारा सिलसिला देखने को मिला है इन सारे उसमें। डिटेल तो ये है, लेकिन नेपाल कोई अपर लोगों का मुल्क नहीं है। नेपाल बहुत ज्यादा अपने इंटरेस्ट को सोचने वाले उन ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से 250 के करीब एमएलए एमपी इलेक्ट होकर के आते हैं नेशनल असेंबली में, उनमें ज्यादा विद्वान लोग हैं। लेकिन ये जो करप्ट हो गए हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जहां जो लोग काबिज रहे, उन लोगों ने जिस तरीके से लूट मचाई और जिस तरीके की एग्जीबिशन किए, वो सामान्य लड़कों को जो पूरी मेहनत के साथ में, जैसे हमारे यहाँ लोग करियर बनाने के लिए एक के बाद एक इम्तिहान देते चले जाते हैं, परीक्षाएं देते हैं, फिर उसके बाद में नहीं होता है तो एक नाराजगी आती है। वो नाराजगी अगर कभी बहकेगी तो बिल्कुल हमने देखा है श्रीलंका में कैसे बहकी है, बांग्लादेश में कैसे बहकी है, इंडोनेशिया में कैसे बहकी है, मलेशिया में कुछ हो सकता है, फिलीपाइंस में हो रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ भी हुई है। और अगर ठीक तरह से लीडरशिप मिल गई होती तो यही एक बड़ी शांतिपूर्वक परिवर्तन का जरिया होता और लोग बहुत जल्दी से साथ में आ जाते। हम इनके यहाँ वो दिक्कत नहीं है, इनकी धार्मिक, क्योंकि ये जो राजा जी बन के वापस आना चाहते थे, राजा जी जो अपने आप को विष्णु का अवतार कहते हैं, और जो अपने आप को स्थापित ज्ञानेंद्र जी इस तरीके से चेष्टा कर रहे थे, वो नहीं है। ऐसा ऐसा ये जो दक्षिणपंथी अखबार हैं या मोदी जी के जो अनुयायी हैं, वो इस तरह की बात स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं कि वो ज्ञानेंद्र जी के लिए अब एक रास्ता बन रहा है और वो ही सारी शांति का एक जरिया हो सकते हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि एक ख्याली पुलाव ये वाला नहीं, वो एक ठीक रास्ते पे चले गए। राष्ट्रपति और सेना के चीफ अगर साथ में बैठते हैं और लोगों को बुला करके अपने आप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो बिल्कुल रास्ता निकल करके आएगा। और वो रास्ता वो नहीं होगा। वो बता रहे थे कि शांति सेना वाला सिलसिला, शांति सेना का मतलब है कि आप अध्यक्षों को लेकर के वहां एक और झगड़ा करवा दीजिए, तो पहले से वहां पर सारा सिलसिला है। शांति सेना तो हमने श्रीलंका में भेज करके देख लिया, हमने अपना प्रधानमंत्री खो दिया उस चक्कर में, तो हम ये सिलसिला तो नहीं करेंगे। लेकिन ये तय है कि ये ज्यादा दिन नहीं, 7-8 दिन में चीजें ठहर जाएंगी और नियंत्रित हो जाएंगी। सेना और बाकी लोग जो हैं, और जैसा वो नाम मैं नहीं जानता, जो उस नौजवान को जो एनजीओ को रिप्रेजेंट कर रहा है और लोगों से पहले बातचीत करता, तो वो शायद एक बेहतर रास्ता दे करके और नेपाल की इस क्रांति को इस अराजकता से नेपाल को मुक्ति दिला सकेगा। जी जी।